हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं। यह जजमेंट हाल ही में 15 मार्च 2022 को दिया गया है। इस जजमेंट का जो ग्राउंड है वो आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप सब लोग ये मानते हैं कि आपके केस में अगर ऐसा ग्राउंड है तो आपको अपनी वाइफ से इजीली डाइवोर्स भी मिल सकता है। तो दोस्तों, इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जो कि इस जजमेंट में आए हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, स्पेशली होता क्या है, यदि वाइफ की तरफ से किसी भी प्रकार की क्रूरटी की जाती है। अब आप लोग क्रूरटी किसे कहते हैं कि वाइफ आपसे झगड़ती है, आपका घर छोड़ के चली जाती है, बुलाने पर वापस नहीं आती है और एक केस डाल देती है जो कि आपके अकॉर्डिंग पूरी तरह से फॉल्स होता है और आप मानते हैं ये पूरी तरह से क्रूरटी है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड अपनी तरफ से इन सब के आधार पर डाइवोर्स का केस फाइल कर देता है। कई बार होता है वाइफ बहुत टाइम से नहीं आए तो हस्बैंड दो ग्राउंड बना लेता है, क्रूरटी का और एक डिसर्शन का। और प्लस पॉइंट ये हो जाता है जब कभी 498A का केस हस्बैंड के फेवर में आ जाता है, यानी सारे के सारे उसमें एक्विट हो जाते हैं, दोषमुक्त हो जाते हैं, तो ऐसे में हस्बैंड कहता है कि देखिए, वाइफ ने ये केस हमें केवल हैरेस करने के लिए किया था, हम सब का इसमें एक्विटल हो गया, और वो अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल कर देता है इसी ग्राउंड पे। या फिर वाइफ के ऊपर डिफेमेशन भी कई बार फाइल कर देता है कि इसने केवल परेशान करने के लिए केस किया था। अब दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को हमेशा समझाया है कि भैया ये फील्ड ऐसी है कि अगर आप पहला स्टेप सोच समझ के नहीं लोगे तो आगे तक की सारी चीजें खराब हो जाती हैं। इसलिए आपको समझना है, सीखना है। और ये एक और जजमेंट आया है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेट्स पे ध्यान देना, जो डेट्स मैं आपको बताऊंगा, और सारी चीजों को आखिरी तक समझना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हम लोग इसी तरह से टाइम यहां पर यूट्यूब पर देते रहें। इस मामले में 2002 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। पति ने अपनी तरफ से इस केस में डाइवोर्स फाइल कर दिया था, मतलब पहले पति ने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया था। पति जो है वो अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहता था। पति ने बताया कि उस पर अपनी माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी है, और जो उसकी पत्नी है वो उसको सेपरेट घर लेकर रहने के लिए कहती है। और जो पत्नी थी उसको आदत थी बिना किसी वजह के लड़ाई झगड़ा करने की, और एक दिन वो बिना सूचना दिए अपनी बहन के यहाँ और फिर उसके बाद अपनी माता जी के यहाँ पे चली गई। यह घटना 2007 की थी। इसके बाद पत्नी कभी भी वापस नहीं। फिर इसके बाद उसने पति पर और उसकी पूरी फैमिली पर 498A, 323, 504, 506 आईपीसी एंड 3,4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा भी कायम करवा दिया। पति के अनुसार यह पूरा मुकदमा फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड तथ्यों पर आधारित था। अब वाइफ ने इस डाइवोर्स केस के अंदर पति के द्वारा जो भी एलिगेशन लगाए गए थे उन सबको डिनाई कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने पूरे मामले को देखते हुए हस्बैंड के फेवर में डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी। अब इस आदेश के विरुद्ध जो वाइफ थी वो गई माननीय हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट ने फिर से पूरे मामले को देखा और यहां पर पत्नी ने बताया कि पति अपने द्वारा लगाए गए इल्जामों को साबित नहीं कर पाया है। और यहां पर पत्नी की तरफ से बताया गया कि जो मेनली ट्रायल कोर्ट थी उसने डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट करी क्रिमिनल केस करने के बेस पे कि उसने क्रिमिनल केस किया था, लेकिन उसके पास वैलिड रीजन था पति से अलग होने का, इसलिए डिसर्शन तो बनता नहीं है। और जो पति था उसने उसे वापस लाने का भी कोई प्रयास नहीं किया, जबकि उसने अपनी पत्नी को धक्के मार के घर से निकाल दिया था। और जैसे ही वो गई उसके तुरंत बाद पति ने अपनी तरफ से एक नोटिस भेज दिया था डाइवोर्स, जिससे साफ पता चलता है कि जो पति है वो अलग होना चाहता था। और हस्बैंड ने अपनी तरफ से कहा कि इसने केवल हैरेस करने के लिए केस डाला था, क्योंकि वो केस बाद में हस्बैंड के फेवर में आ गया। अब दोस्तों, अधिकतर लोगों का यही मानना होता है कि अगर केस हमारे फेवर में आ जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ग्राउंड होता है। और हस्बैंड के दो ग्राउंड थे यहाँ पे, क्रूरटी और डिसर्शन। यहां पर कोर्ट ने उसके इन दोनों ही ग्राउंड्स को मानने से मना कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने 498A का केस जो खारिज किया उसका आधार यह था कि जो प्रोसिक्यूशन है वो चीजों को साबित नहीं कर पाया है और एक्यूज पर्सन को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया, लेकिन इससे साबित नहीं होता कि वाइफ की जो कंप्लेंट थी वो फॉल्स थी। और साथ ही ये भी माना गया कि वाइफ ने कोई क्रूरटी नहीं की थी, जो वाइफ थी उसके पास अलग रहने का वैलिड रीजन था। तो डिसर्शन और क्रूरटी दोनों को ही नहीं माना गया। ट्रायल कोर्ट के द्वारा डिक्री और जजमेंट दिया गया था, उसको सेट असाइड कर दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से कई बार वो चीजें भी होती हैं जो कि थोड़ी सी अलग होती हैं। अब आप इस पूरे मामले पे ध्यान दीजिए। 2007 में वाइफ गई थी, उसी समय पे लिटिगेशन शुरू हो गया था। 2022 में जजमेंट आया। साल कितने हो गए? 12 और 3 15 साल। अब आप सोचिए 15 साल में उस समय पे उनकी एज क्या होगी और आज क्या होगी। यही चीज मैं आपको समझाता हूं कि ठीक है, न्याय किसे मिलता है किसे नहीं मिलता वो बात की बात है, किसके फेवर में फैसला जाता है, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म है कि अगर आप केसेस को लड़ते हो, आखिरी तक चलाते हो, तो आपके कितने भी साल कहीं भी जा सकते हैं, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती, जिसके बारे में कोई भी एक्यूरेट आपको नहीं बता सकता। और दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले को जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।